जय हिंद और नमस्कार सारे महत्वाकांक्षी छात्रों व अन्य दर्शकगण। ग्रोथमोट यूपीएससी के इस साप्ताहिक श्रृंखला के कार्यक्रम में मैं ध्रुव जानी आप सबका स्वागत करता हूं। सबसे प्रथम तो मैं माफ़ी चाहता हूं कि पिछले सप्ताह हम लोग नहीं मिल पा रहे थे, कुछ निजी कारणों की वजह से इस सेशन का प्रीमियर नहीं हो पाया था। मगर अब हम लोग रेगुलरली प्रति वीक यानी कि एवरी संडे इसको लेकर आएंगे और इसी के तहत हमने कई सारे कानून भी देखे। जैसे आपको मालूम है कि इस सीरीज में हमने सबसे प्रथम तो कैसे भारत में देसी सत्ता जो है पहले तो स्थापित हुई, जो पहले विदेशी थी, फिर बाद में उस विदेशी सत्ता का देसीकरण हुआ, इंडिजिनाइजेशन ऑफ पावर हुआ। उसके साथ ही भारत के संविधान का गठन हुआ। तो इन अति महत्वपूर्ण घटनाओं को अंजाम देने वाले कानूनों को हमने देखा कि कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इवोल्व हुआ या कैसे हमारी पूरी सत्ता का इंडिजिनाइजेशन हुआ, देसीकरण हुआ। साथ ही में हमने स्वाधीनता के बाद के भी कई सारे कानून देख लिए हैं, जिसके तहत हमने सबसे प्रथम तो सिटीजनशिप एक्ट देखा, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट देखे 1950 और 51 के, साथ ही में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स देखे। तो उसी के तहत, उसी रीऑर्गेनाइजेशन के तहत आज हमारे सामने है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। जैसे हमें मालूम है कि 5 अगस्त 2019 को भारत के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने संसद के पटल पर यह बिल रखा था और इस बिल के तहत जम्मू एंड कश्मीर को डिग्रेड करना जो है करने की बात की गई। स्टेट का जो दर्जा था उससे इसके डिग्रेड करके इसे 2 यूटी में विभाजित कर दिया गया और ऐसा भी क्लेम हो रहे थे कि इस विभाजन से आगे चलकर भारत को या कश्मीर को या कश्मीरी लोगों को बहुत ही ज़्यादा फायदा हो सकता है। बहरहाल वो तो पॉलिटिकल डिबेट्स है, हमें आज पढ़ना है कि वो बिल की टेक्निकल बातें क्या थी, वो बिल से कौन कौन से अहम फेरफार होंगे, ये बिल से हमारे नक्शे में भी क्या परिवर्तन आएंगे, इत्यादि चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे। मगर बात शुरू करने से पहले, जैसे आपको मालूम है कि हम लोग इस बहुत ही अच्छी फाइन क्राफ्टेड बुक को लेकर साथ में चल रहे हैं, ठीक है, जिसमें एक एक कानून को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया है, प्लस यहाँ सनदी सेवाओं की जो ज़रूरियात है उसे भी ध्यान में रखा गया है। कोई भी बाहर की कोई भी फिजूल माहिती यहाँ देने से यह लेखक बचे हैं और जो माहिती दी गई है वो अति महत्वपूर्ण है। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ रखने का प्रयास करते हैं। साथ ही जैसे आपको मालूम है कि यह पूरा लेक्चर, पूरी चर्चा 3 हिस्सों में हम लोग करते हैं। सबसे प्रथम बैकग्राउंड देखते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण रहे थे कि ये कानून लाना ज़रूरी हो गया, इत्यादि चीज़ों की चर्चा हम लोग बैकग्राउंड में करते हैं। साथ ही में इस कानून के मुख्य प्रावधान देखते हैं, द इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ द पर्टिकुलर एक्ट, और उसके साथ इसका महत्व देखते हैं और साथ ही में इसकी टीका देखते हैं अगर कोई हो तो ये उपाख्यान भी हम लोग इसी मॉडस ऑपरेंडी से करेंगे, ये कानून भी हम लोग इसी मॉडस ऑपरेंडी से ही देखने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमने सबसे पहले बैकग्राउंड देखना है, इसके कारण क्या थे। तो जैसे आपको मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर भौगोलिक रूप से हमारा दूर सुदूर उत्तर का भाग है और बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है। अगर इसका लैंडस्केप देखें तो बहुत ही अच्छा है, अगर इसकी भौगोलिक परिस्थिति देखें तो बहुत ही हॉस्टाइल है, और पाकिस्तान की समीपता इस हॉस्टाइल भौगोलिक स्थिति को और भी हॉस्टाइल करती है। तो कुल मिला के सिंस इंडिपेंडेंस जम्मू एंड कश्मीर सौंदर्यता से भरपूर होने के बावजूद भी आमतौर पे अशांत क्षेत्र रहा है भारत का। तो ये एक सबसे इसका बड़ा कारण है, अशांत क्षेत्र। अशांत क्षेत्र, और इस क्षेत्र में अशांति पैदा करने के लिए 100% जिम्मेदार है पाकिस्तान। अब अगर इस कारण का हमें मूल समझना है, इस कानून को क्यों लाया गया, इसका अगर मूल समझना है हमें, तो हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। हमारे आज़ादी के समय पर 1947 में जब अंग्रेजों को सत्ता हस्तांतरित करनी थी तो माउंटबेटन आए, टू नेशन थियरी को लेकर आए, जो हमने पिछले इसी श्रृंखला के उपाख्यानों में देखा है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि वो जरा जाके देख लीजिए, तब जाके यहाँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो सकती है। इस लेक्चर का आपको चरम सुख तभी मिल सकता है। तो जब माउंटबेटन अपना प्लान लेकर आए, टू नेशंस थियरी लेकर आए, तो उन्होंने एक बाउंड्री कमीशन जो है प्रस्थापित किया, जिसके अध्यक्ष रेडक्लिफ थे। तो इसलिए इस कमीशन को रेडक्लिफ भी कहा जाता है। तो उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में भारत को बांट दिया, ठीक है, और बहुत ही जल्दबाजी में बांटा, कोई सोशल स्ट्रक्चर का ध्यान भी नहीं रखा,
कोई तब की जो प्रस्थापित प्रणाली थी उसका भी ध्यान नहीं रखा और ऐसे ही उसको वहाँ से काट दिया। तो यहाँ से जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से ही शुरू हो गया विद बाउंड्री कमीशन। जब बाउंड्री कमीशन ने बाउंड्री तय की तब से थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हो गया। फिर जाके यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट्स हुआ इन द ईयर 1949, जिसे हम लोग देसी रजवाड़ों का एकीकरण बोलते हैं, द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द यूनियन ऑफ इंडिया। क्योंकि भारत तो एक संघ के तरह उभरा और संघ में अभी जो देसी रजवाड़े थे वो नहीं जुड़े थे। संघ बहुत ही दुर्बल था, बहुत ही छोटा था। इसको बलवान बनाने के लिए देसी रजवाड़े चाहिए थे। देसी रजवाड़े जब भारत का भाग बनेंगे तभी जाके आगे जाके भारत संघ जो है वो मजबूत होगा। और ये सारी प्रोसेस जैसे मैं मालूम है सरदार पटेल के द्वारा एग्जीक्यूट की गई थी। सरदार पटेल व उसके मुख्य सचिव वीपी मेनन के द्वारा। ठीक है, तो उसी के तहत सारे देसी रजवाड़े लगभग 562 थे अगर बात करें तो उसमें से सारे देसी रजवाड़े भारत में मिलने के लिए राजी हो गए। सब ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया और अपने राज्य की जो सॉवरेनिटी थी वो यूनियन ऑफ इंडिया के हाथ में रख दी। मगर 3 ऐसे राज्य थे जो राजी नहीं थे भारत में मिलने के लिए, जिसमें से सर्वप्रथम था हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था कश्मीर, जो आज हमारी बात का केंद्र है। ठीक है, भले ही 3 राज्य तीनों के तीनों नहीं मिले थे भारत के साथ या नहीं मिलना चाहते थे, मगर इनके कारण अलग अलग थे। जिनमें से सबसे प्रथम जो 2 राज्य थे उनके कारण कॉमन थे और वो कारण थे कि वे मुस्लिम थे। और मुस्लिम थे तो बट ऑब्वियसली वे लोग भारत में से जो एक राष्ट्र का जन्म हुआ, जो एक मुस्लिम बहुमती वाला राष्ट्र था, अपने आप को इस्लामिक राष्ट्र मानने वाला राष्ट्र था, उसमें मिलना चाहते थे क्योंकि वे मुस्लिम थे। तो ये स्वाभाविक सी बात थी, उसमें हमें कोई झिझक नहीं थी। हालांकि इनको हमने मिलने नहीं दिया, भौगोलिक रूप से वे काफ़ी दूर थे पाकिस्तान की मुख्य भूमि से और भारत की मुख्य भूमि में भी मध्य में थे। तो भौगोलिक रूप से इन लोगों के लिए इट वॉज इम्प्रैक्टिकल टू बी यूनिफाइड इन पाकिस्तान, और इसका लाभ हमें भी मिला। और आगे चल के सरदार पटेल ने सैन्य का उपयोग करके इन दोनों राज्यों को भारत में मिला दिया। जो हैदराबाद का निज़ाम था वो फरार हो गया, वो भाग गया, फ्यूजिटिव हो गया और पाकिस्तान चला गया। और वैसा ही हाल जूनागढ़ के नवाब का हुआ, वो भी पाकिस्तान चला गया। मगर कश्मीर में तो राजा जो थे वे हिंदू थे, मगर उनकी जो प्रजा थी वो प्रजा अधिकांश मुस्लिम थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये एक ऐसा विचित्र क्षेत्र था जहाँ हिंदू राजा था जिसकी प्रजा इस्लामी थी, जिसकी प्रजा मुस्लिम थी। मगर यहाँ राजा को मन में ऐसा कोई नहीं था कि मैं किसके साथ मिलूँ, मैं किसके साथ ना मिलूँ। पहले तो ये मुद्दा समझने के लिए हमें राजा हरि सिंह को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं ब्रीफली आपको इन कपल ऑफ सेंटेंस में आपको समझा दूँ कि राजा हरि सिंह जो थे वे बहुत ही केयरलेस थे। ठीक है, वे अपनी फर्ज से भागते फिरते थे। ही वॉज वेरी केयरलेस इन हिज ड्यूटीज़। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है कि जिसकी वजह से कश्मीर का मुद्दा दिन प्रतिदिन पेचीदापन जो है पकड़ता गया, दिन प्रतिदिन पेचीदा होता गया, इस राजा की लापरवाही की वजह से ही। और इसी के परिणाम एक दिन ऐसी नौबत आके खड़ी रह गई कि पाकिस्तान कश्मीर के ऊपर हमला करने वाला था। उन लोगों को मालूम था कि राजा हरि सिंह जो है वो तो राजा थे मगर बिना सैन्य के राजा थे, दुर्बल राजा थे। तो वो पाकिस्तान के सामने टिक नहीं पाएंगे, वो पाकिस्तान के नेतृत्व को पता था। तो उन लोगों ने कश्मीर के ऊपर आक्रमण करने का प्लान बनाया। इस प्लान की भनक लगी राजा हरि सिंह को। राजा हरि सिंह डर गए और उन्होंने अपने जो पर्सनल असिस्टेंट्स होते हैं, जो उनके पीए होते हैं, उनको पूछा कि भाई अब क्या किया जाए। तो उनके पीए ने बोला कि अब कुछ सोचने के बजाय हमें मात्र और मात्र भारत में मिल जाना चाहिए। तब जाके कश्मीर ने यानी कि राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया भारत के साथ, मगर वो भी कंडीशनल था। यहाँ यह ट्विस्ट है। कश्मीर साइंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया
but it was conditional. और ये कंडीशन थी कि कश्मीर एक विशेष राज्य की तरह भारत के साथ रहेगा, कश्मीर को विशेष दर्जा मिलना चाहिए, इस विशेष दर्जे के तहत कश्मीर का एक अलग सा संविधान होगा, कश्मीर का एक अलग सा ध्वज होगा, साथ ही में कश्मीर की जो विधानसभा है, वहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसे ज़्यादा पावर्स मिलेंगे इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट असेंबलीज ऑफ एंटायर इंडिया। तो इन मायनों में कुछ खास था और इसीलिए इसे स्पेशल स्टेट भी कहा जाता है या इसे स्पेशल स्टेटस वाला स्टेट हम लोग कहते हैं, स्पेशल स्टेटस। ठीक है, जिसके तहत इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिविजुअल फ्लैग, साथ ही में लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कश्मीर मोर पावरफुल। ये समझना है, ये तो हम लोग समझ गए कि अलग कॉन्स्टिट्यूशन था, अलग फ्लैग था, यह बात खत्म हो गई, मगर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ कश्मीर मोर पावरफुल, मोर स्पेशल इन कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया, हाउ इज दिस पॉसिबल? तो ये हमें जानना है और यहाँ कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है जो हम लोग शेड्यूल 7 जानते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है, सेपरेशन ऑफ पावर। इसमें जो 3 लिस्ट हमारे सामने रखे जाते हैं, जिसमें यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है और कॉन्करेंट लिस्ट होता है। तो आमतौर पे क्या होता है कि यूनियन लिस्ट के ऊपर राज्य की विधायिका, राज्य की विधानसभा कोई भी प्रकार के कानून नहीं बना सकती, मगर वो कानून मात्र और मात्र राज्य की सूची में जो विषय है उसके ऊपर बना सकती है। वो संयुक्त यादी में, संयुक्त सूची में जो विषय की यादी है, जो विषय की सूची है, उनके ऊपर ही कानून बना सकते हैं, अन्यथा वे कानून नहीं बना सकते। मगर यहाँ कुछ भिन्न बात थी। यहाँ अगर राज्य की बात करें तो कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली सारे संघ सूची के विषय पर कानून बना सकती है, सिवाय के फाइनेंस, फॉरेन रिलेशन, कम्युनिकेशन एंड डिफेंस। बाकी के सारे जो विषय है जो आमतौर पे संघ यादी में या संघ सूची में यानी कि यूनियन लिस्ट में रहते हैं, उनके ऊपर भी सत्ता जो है कानून बनाने की वो कश्मीर की विधानसभा में निहित थी। तो ये इसका स्पेशल स्टेटस था। आमतौर पे जो स्टेट लिस्ट में जो 50 सब्जेक्ट्स है, जो पहले 47 थे, वो आज के दिन 50-51 है, उसके ऊपर ही मात्र और मात्र आमतौर पे राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है। मगर यहाँ कश्मीर था, कश्मीर की बात अलग थी, विशेष थी, क्योंकि ये विशेष राज्य था। तो इसीलिए यहाँ की विधानसभा मात्र और मात्र इस 4 विषय को छोड़ के सारे संघ सूची के विषयों पर अपना काम कर सकती थी, अपना कानून बना सकती थी, उसे कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी। तो ये सबसे ऊंचा इसका विशेष दर्जा था जो यहाँ की विधानसभा को मिला था। तो ये बात रही एक। साथ ही में यहाँ एक बात और भी सुनिश्चित करनी है कि जो कानून थे, जो पूरे भारत में आमतौर पर लगते थे, भारत के नागरिकों पर लगते थे, वो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के ऊपर, जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट में वो लागू नहीं पड़ते थे। तो यहाँ ये भी एक इसका कारण हो सकता है कि केंद्र सरकार को यह रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट को लाना पड़ा, क्योंकि लॉ यूनिफॉर्मिटी जो है वो यहाँ मेंटेन नहीं हो पा रही थी, जो अन्यथा पूरे भारत में मेंटेन हो रही थी। मगर यही एक ऐसा राज्य था जिसका विशेष दर्जा था और इसी की वजह से इसके ऊपर
जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जो कानून है, कुछ कानून वे लागू नहीं हो पा रहे थे, कुछ यानी कि थोड़े ज़्यादा है, 100-150 कानून थे जो आमतौर पे वहाँ लागू नहीं हो पा रहे थे, और इसकी वजह से लो यूनिफॉर्मिटी भी अचीव नहीं हो पा रही थी। तो ये भी एक इसका कारण है। और साथ ही में यहाँ सिटीजनशिप के जो कानून है प्लस लैंड ओनरशिप के जो कानून है, वे कानून भी यहाँ नहीं लगते थे। इससे क्या होता था, कश्मीर में अगर भारत के नागरिक को, मगर कश्मीर के बाहर के व्यक्ति को अगर ज़मीन लेनी है, अगर खेत ज़मीन लेनी है, तो वो नहीं ले पा रहा था, जो आमतौर पे मैं पूरे भारत में ऐसा देखने को नहीं मिलता। केरला का रहने वाला हो, केरला का वतनी हो, भारतीय नागरिक होना चाहिए, वो पूरे भारत में कहीं पर भी अपनी ज़मीन खरीद सकता है, अपने नाम की ज़मीन खरीद सकता है, दस्तावेज कर सकते हैं, आई मीन, ठीक है, उसका रजिस्ट्रेशन जिसे हम कहते हैं। मगर कश्मीर में इट वॉज नॉट पॉसिबल एंड इट वॉज ड्यू टू इट्स स्पेशल स्टेटस। तो केंद्र सरकार ने इसका स्पेशल स्टेटस ही खत्म किया, उसके साथ ही भौगोलिक रूप से 2 अलग अलग इकाइयों में इसको विभाजित कर दिया, ताकि प्रशासन की दृष्टि से भी स्मूथनेस हासिल हो सके। तो जिसको हम लोग आगे देखने का प्रयास करेंगे। अब हमें देखना है कि what are the objectives. The objective of the act is to end Jammu and Kashmir's special status in the Indian Union. Yes, जम्मू एंड कश्मीर के पहले तो विशेष दर्जे को खत्म करना है। अगर ये विशेष रहेगा तो इसे विशेष ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी, अगर ये विशेष ही नहीं रहेगा देन उसे विशेष कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। भारत के अन्य राज्यों की तरह ही उसका प्रबंधन, उसका शासन प्रशासन हो सकता है। And the government has extended all the provisions of constitution to the state while dividing the state into 2 union territories. J&K state divided into 2 UTs. The one J&K UT जो with legislative assembly हो, और वहीं एक लद्दाख की यूनियन टेरिटरी जो विदाउट लेजिस्लेटिव असेंबली हो। ठीक है, तो इस तरह 2 भौगोलिक इकाइयों में पूरे राज्य को बांटा गया, इसका विशेष दर्जा खत्म करने के साथ ही। अगर जम्मू एंड कश्मीर यूटी की बात करें जो विधानसभा के साथ है, उसमें जम्मू और कश्मीर वैली का रीजन आता है, कश्मीर वैली। वहीं जो लद्दाख की बात करें तो इसमें कारगिल और लेह, ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं या जिले पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह कुछ यह पूरे एक विशेष राज्य को पहले इसकी विशेषता खत्म करके 2 केंद्र शासित प्रदेशों में इसको विभाजित कर दिया गया। इसको स्टेट से यूनियन टेरिटरीज में डिग्रेड कर दिया गया। जो आज दिन तक एक संपूर्ण स्टेट था उसे डिग्रेड करके यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया गया। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। अब हमें देखना है कि कौन कौन से ऐसे मुख्य प्रावधान थे जो इस कानून में आए, और इस प्रावधानों से कौन कौन से फेरफार हमें आगे चलकर देखने को मिल सकते हैं। तो देखेंगे, सबसे प्रथम, लेफ्टिनेंट गवर्नर, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के द्वारा, महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा इसका प्रबंधन होगा, यह केंद्र शासित प्रदेश का, जैसे अन्य केंद्र शासित प्रदेश का प्रबंधन राष्ट्रपति के द्वारा होता है, थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम और हर नोन एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। यस, यह प्रबंधक के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश का प्रबंधन होता है, और यह प्रबंधक राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है, और राष्ट्रपति के कहने पर ही वो काम करता है। राष्ट्रपति के और यूनियन टेरिटरी के बीच में एक कड़ी समान उसकी भूमिका है। द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख विल बी एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू ए लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय हिम और हर। लद्दाख के लिए भी सेम लेफ्टिनेंट गवर्नर की निमणूक होगी, और उनके द्वारा ही यह पूरे केंद्र शासित प्रदेश का प्रबंधन होगा ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट। यहाँ एक बात सुनिश्चित करनी है कि ये जो 2 लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एक लेफ्टिनेंट गवर्नर कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का, जो कि एक लेजिस्लेटिव असेंबली वाली यूटी है, और एक लद्दाख का केंद्र शासित प्रदेश है, उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो ये दोनों कश्मीर के गवर्नर को, पुराने जम्मू एंड कश्मीर राज्य के गवर्नर को रिप्लेस कर देंगे। कश्मीर स्टेट्स
गवर्नर, यहां मैं लिख देता हूं रिप्लेस। तो ये हमें समझना है, दो नए लेफ्टिनेंट गवर्नर आए ऑन द बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट टू एडमिनिस्टर the Union Territory regions of Jammu and Kashmir as well as Ladakh, while the former governor of Jammu and Kashmir state is to be replaced by these both lieutenant governors। तो ये बात यहाँ हमें याद रखनी है। साथ ही में आगे देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पहले तो स्टेट हुड था, वहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली भी अलग थी, नंबर ऑफ सीट्स भी अलग थे, मगर अब जम्मू एंड कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी बन गया है, भौगोलिक रूप से एक छोटी इकाई बन गया है। तो अब इस यूनियन टेरिटरी के लेजिस्लेटिव असेंबली को रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। तो उसी के तहत द बिल प्रोवाइड्स फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द असेंबली विल बी 107। देयर विल बी 107 टोटल सीट्स, आउट ऑफ दैट 24 विल बी वैकेंट। दे विल बी वैकेंट बिकॉज यहाँ पोक का जो एरिया है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से पाकिस्तान ने भारत के पास से छीन लिया है, उसको भी यहाँ गिना गया है, उसको भी यहाँ कैलकुलेट किया गया है। और वह पूरे एरिया को कैलकुलेट करके वहाँ की जो 24 बैठकें हैं वो खाली रखी गई है, क्योंकि उसका शासन प्रशासन, वहाँ जो निर्वाचन है वो आज के दिन भारत का नहीं चलता है, तो इसीलिए वहाँ की जगह वैकेंट रखी गई है। तो कुल 107, उसमें से 24 पोक के रीजन की हमने खाली रखी है। साथ ही में फर्दर सीट्स विल बी रिजर्व्ड इन द असेंबली ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो आज दिन तक पॉसिबल नहीं था, क्योंकि आज दिन तक कोई कानून नहीं लगता था। तो डिलिमिटेशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी नहीं लगता था। यहाँ जो रिजर्वेशन है शेड्यूल्ड ट्राइब्स शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वो भी नहीं लगता था। मगर अब इसका विशेष दर्जा खत्म होने के बाद ये सारी चीज़ें, ये जो सारे नियम है या कानून है वे यहाँ अब अच्छी तरीके से लगेंगे। ऑल्सो द लेफ्टिनेंट गवर्नर में नॉमिनेटेड 2 members टू द लेजिस्लेटिव असेंबली टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमेन, यस, इफ इन केस दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड। अगर गवर्नर को लगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर को अगर लगे, आई एम सॉरी, कि यह पूरे लेजिस्लेटिव असेंबली में, पूरे गृह में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम है, सो फॉर दैट यह प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए वो 2 महिलाओं को नियुक्त कर सकते हैं। यहाँ नियुक्ति की बात हो रही है, अपॉइंटमेंट की बात हो रही है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, मगर यहाँ अपॉइंटमेंट की बात हो रही है। द असेंबली विल हैव अ टर्म ऑफ 5 years एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर मस्ट समन द असेंबली एटलीस्ट वंस इन अ 6 month। सेम है ये तो प्रोविजन, और 6 महीने में एक बार मिलना भी सेम है। और यहाँ जो आप ब्रैकेट में सेक्शन देख रहे हैं, ये सेक्शन हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है, ये सेक्शन है इस कानून के, जिस कानून की पढ़ाई आज हम लोग कर रहे हैं, जिसे जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कहा जाता है। ये इसके सेक्शन है, इसका अनुच्छेद है, तो उसके तहत यहाँ ये प्रावधान किए गए हैं। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मेक laws for any part of Union Territory of Jammu and Kashmir related to, first of all, any matter specified in the state list of the constitution except police and public order। yes, जम्मू एंड कश्मीर की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो राज्य सूची के कोई भी विषयों के ऊपर कानून अब बना सकती है, मगर 2 ही विषय उसको नहीं दिए गए हैं, और उसके कारण भी कुछ विशेष है। जैसे हमें मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर टेररिज्म अफेक्टेड एरिया है, डिस्टर्ब्ड एरिया है, आफ्सपा भी वहाँ लगी हुई है, और पाकिस्तान से प्रॉक्सिमिटी है। तो इन कारणों को ध्यान में रखते हुए जम्मू एंड कश्मीर की जो विधानसभा है उसको पुलिस व पब्लिक ऑर्डर के विषय नहीं दिए गए, ताकि इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छे से अच्छे कानून बना सके। साथ ही में इन एनी मैटर इन द कंकरेंट लिस्ट एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी, और साथ ही में ऐसा ही कंकरेंट लिस्ट जो यूनियन टेरिटरी के भाग में जो विषय आते हैं कंकरेंट लिस्ट में, उसके ऊपर भी जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी की विधानसभा अब कानून निश्चित रूप से बना सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही में अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ नॉट मोर देन 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन द असेंबली।
10% से अधिक का मंत्रिमंडल जम्मू एंड कश्मीर के यूनियन टेरिटरी में नहीं हो सकता। 10% तक हो सकता है कुल बैठकों से। द काउंसिल विल एड एंड एडवाइज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑन मैटर्स दैट असेंबली हैज पावर्स टू मेक लॉ। सेम चीज है। आमतौर पे अगर संघ में देखें तो मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री को सलाह देता है और मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। इन स्टेट मंत्रिमंडल चीफ मिनिस्टर को सलाह देता है, मंत्रिमंडल और चीफ मिनिस्टर मिलकर गवर्नर को सलाह देते हैं। तो वैसे यहाँ भी मंत्रिमंडल जो है उसके मुख्यमंत्री के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर को एडवाइस करेगा इन केस नेसेसरी। द चीफ मिनिस्टर विल कम्युनिकेट ऑल डिसीजन टू द काउंसिल ऑफ द काउंसिल टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। यस, चीफ मिनिस्टर विल एक्ट एज अ लिंक। वो कड़ी के जो है जैसे काम करेंगे उसका कार्य कड़ी के जैसा रहेगा बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो ये यहाँ बात है। साथ ही में अगर हाईकोर्ट की बात करें, द हाईकोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल बी कॉमन हाईकोर्ट फॉर द यूनियन ऑफ टेरिटरीज ऑफ लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। जो आज दिन तक जम्मू एंड कश्मीर की जो एक कॉमन हाईकोर्ट थी, पुरानी हाईकोर्ट थी, अब उसको ही जो है कॉमन हाईकोर्ट बना दिया गया है और अब वो दोनों के लिए काम करेगी। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए काम करेगी और साथ ही में लद्दाख के लिए भी काम करेगी। फर्दर, द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल हैव एन एडवोकेट जनरल टू प्रोवाइड द लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी। यस, एडवोकेट जनरल जो आमतौर पे सारे राज्यों को होता है, मगर जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की वजह से उनको नहीं मिल पाया था, वो अब आज उसको मिला है। तो ये भी एक यहाँ हमें ध्यान में रखने वाली बात है। आगे देखें तो लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें तो जैसे हमें मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर वाज वन ऑफ द स्टेट विच वाज हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल। यानी कि वहाँ की जो निधि प्रणाली थी वो बाइकैमरल थी, द्विगृही थी। वैसे अधिकांश भारत के राज्यों में एक गृही प्रणाली है, मगर जम्मू कश्मीर उन राज्यों में था जहाँ द्विगृही प्रणाली प्रस्तापित थी। तो अब उसका जो दूसरा गृह है यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल है, या उसे आप विधान परिषद कह सकते हैं, इट विल डिसोल्व और उसमें जो सारे बिल्स है जो पेंडिंग थे वे भी अब डिसोल्व हो जाएंगे अपने आप ही। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वुड बी एबोलिश्ड, खत्म हो जाएगी। अपॉन डिसोल्यूशन ऑल बिल्स पेंडिंग इन द काउंसिल विल लैप्स, बात यहाँ खत्म हो जाएगी। उसके साथ एडवाइजरी कमेटी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल अपॉइंट एडवाइजरी कमेटी फॉर वेरियस पर्पस इंक्लूडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ कॉर्पोरेशंस ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिटवीन द टू यूनियन टेरिटरीज, इश्यूज रिलेटेड टू द जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, एंड इश्यूज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। तो कुछ ऐसे अभी मुद्दे हैं जिसके ऊपर बात करनी या निर्णय लेना जरूरी है। तो इसीलिए केंद्र सरकार के द्वारा ऐसी सलाहकारी समितियों का निर्माण किया जाएगा, उसका गठन किया जाएगा जो जम्मू एंड कश्मीर के पूरे मुद्दे को देखे, प्लस उनको जो दिए गए काम है उसमें सरकार की मदद करे, जिसमें 3 काम दिए गए हैं। सर्वप्रथम जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है जम्मू एंड कश्मीर के कॉरपोरेशंस की, अब उनको दोनों यूटीज के बीच में विभाजित करना है, अच्छी तरीके से विभाजित करना है। साथ ही में जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर का जो मुद्दा है वो भी देखना है। वो भी जो पुराने स्टेट के रिसोर्स थे, जब जम्मू एंड कश्मीर कंप्लीट स्टेटहुड एंजॉय कर रहा था, उन रिसोर्स को भी यहाँ इक्वली डिवाइड करना है। और साथ ही में तीसरा, इश्यूज रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन की, जो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 280 जो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन हुआ है, अब उनको यूटी में कैसे डिवाइड करें, कैसे उसको फंक्शन करवाए। तो इत्यादि चीज़ों पर एडवाइजरी कमेटी का गठन सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा करने का ऐलान यहाँ किया गया है। साथ ही में दिस कमेटी मस्ट सबमिट द रिपोर्ट्स विद इन 6 months टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु मस्ट एक्ट ऑन दिस रिकमेंडेशन विद इन 30 days। यस, तो कमेटी को बांध दिया गया है। इसके लिए एक काम करने के लिए, इसका काम करने के लिए एक टाइमलाइन भी फिक्स की गई है और उसके तहत कहा गया है कि 6 महीने के अंदर आपको इन मुद्दों पर अभ्यास करना है और आपका जो अभ्यास है वो हमारे सामने रखना है, हमारे यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के सामने। और जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर को भी बताया गया है कि आपको भी यह अभ्यास मिलने के तुरंत बाद 15 दिनों में इसके ऊपर फैसला सुनाना है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऐसा प्रावधान है। अगर आगे देखें एक्सटेंट ऑफ लॉज की बात करें तो द शेड्यूल लिस्ट 105 सेंट्रल लॉज
दैट विल बी मेड एप्लीकेबल टू यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, जो आज दिन तक कभी नहीं हुआ है। क्योंकि हमने देखा कि जम्मू कश्मीर तो एक स्पेशल स्टेटस था, तो उसके ऊपर केंद्र सरकार के द्वारा बने हुए कई सारे कानून लागू नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से कई सारी दिक्कतें भी आ रही थी। दिस इंक्लूड्स आधार एक्ट 2016, जो आधार आइडेंटिफिकेशन एक्ट है, जो आज दिन बहुत ही मल्टीपर्पस आइडेंटिफिकेशन प्रूफ का काम करता है, तो वो वहाँ एप्लीकेबल नहीं था। इंडियन पिनल कोड 1860, भारतीय गुना संहिता है, या आप कह लीजिए इंडियन पिनल कोड है, वो भी वहाँ लागू नहीं था। राइट टू एजुकेशन 2009 भी लागू नहीं था, RTI भी लागू नहीं थी। कई सारे ऐसे कानून है, कई सारे कानून, कई सारे लेबर लॉज है, कई सारे प्रॉपर्टी लॉज है, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप कह लीजिए या कंपनीज एक्ट कह लीजिए, कई सारे कानून वहाँ लागू नहीं हो पा रहे थे क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था। ऑल्सो 166 state laws will remain in force and 7 laws will applicable with amendments. These amendments include a lifting of prohibition on the lease of land to persons who are not permanent residents of Jammu and Kashmir, यानी कि 35A की बात हो रही है। 35A में जो है ऐसा कहा गया था कि जम्मू एंड कश्मीर में उन लोगों को ही जो है ज़मीन की मालिकी है जो लोग जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक है। क्योंकि आपको मालूम है कि जम्मू एंड कश्मीर में ड्यूअल सिटीजनशिप चल रही थी ड्यू टू इट्स स्पेशल स्टेटस। वे जम्मू एंड कश्मीर के नागरिक पहले थे, भारत के नागरिक बाद में थे। अन्यथा हमारे यहाँ कैसा होता है कि हम लोग भारत के ही नागरिक हैं, हम लोग अलग अलग राज्यों के नागरिक नहीं है, तमिलनाडु के नागरिक नहीं है, केरला के नहीं है, उड़ीसा के नहीं है, गुजरात के नहीं है, या मध्य प्रदेश के नहीं है, मगर हम लोग मात्र भारत के ही नागरिक है। बट इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वे पहले जम्मू एंड कश्मीर राज्य के नागरिक थे, फिर बाद में वे भारत के नागरिक थे, तो यहाँ ये भी खत्म हो गया। तो अब बाहर का व्यक्ति वहाँ लैंड एक्वायर कर सकता है, वहाँ लैंड परचेज कर सकता है, उसका रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। तो ये सारी जो बातें हैं, ये सारे लिबरलाइजेशन है, वो इस कानून के तहत डेवलप हुए हैं। तो निजी रूप से अगर आप पूछे तो ये बहुत ही अच्छा कानून है, बहुत ही अच्छा कानून है, क्योंकि कश्मीर जो है वो भले ही भौगोलिक रूप से भारत का भाग रहा है, आदिकाल से रहा है, उसमें कोई बात नहीं है, मगर बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से वो भारत का भाग बनना चाहिए। और इस तरह भावनात्मक रूप से भारत का भाग बनाने के लिए यह कानून मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, जो कश्मीर को भारत का अभिन्न हिस्सा बनाएगा। तो ये रही सारी इसकी महत्वपूर्ण प्रावधानों की बात है। अब अगर आगे देखें तो हमें इसका क्रिटिसिज्म देखने हैं, साथ ही में इसका महत्व भी देखना है। तो 2-3 बिंदु है जो हम यहाँ ब्रीफली समझ सकते हैं, क्रिटिसिज्म और साथ ही में इम्पोर्टेंस। तो सबसे प्रथम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो यहाँ देखना है कि एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि यह जो बिल था, यह बिल बहुत ही उतावल में तैयार हुआ था। बिल वॉज प्रिपेयर्ड इन हेस्ट, यानी कि बहुत ही उतावला था। साथ ही में कई सारे ऐसे अनुच्छेद है इस कानून में या इस पर्टिकुलर बिल में जिसको डिस्कस नहीं किया गया, जिसको एक्सप्लेन भी अच्छी तरीके से नहीं किया गया। तो ये एक इसके विपक्ष में दलील है। साथ ही में एक दलील ये भी है, जो बड़े बड़े जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है उनके द्वारा कही जा रही है, बहुत ही अच्छी दलील है। कहा जा रहा है उनके द्वारा कि आर्टिकल 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो हम लोग कहते हैं कि संसद को, देश की संसद को एम्पावर करता है राज्य को जो है पुनर्गठित करने के लिए, मगर यहाँ उन लोगों के द्वारा ऐसा पक्ष रखा गया है कि आर्टिकल 3 कभी भी ये नहीं कहता कि किसी भी राज्य को अगर आपको डिग्रेड करना है, कोई संपूर्ण राज्य पद वाला कोई क्षेत्र हो, अगर उसे आपको यूटी बनाना है तो आप आर्टिकल 3 से बना सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता, ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट का मत है, वो भी हम लोग यहाँ रख सकते हैं इसका क्रिटिसिज्म में। डू नॉट स्पीक टू डिग्रेड स्टेट इन यूटी, जो कश्मीर के केस में हमारी भारतीय सरकार के द्वारा किया गया।
तो ये इसके दो मुख्य जो है क्रिटिसिज्म है, इसकी दो टीकाएं हैं। अब अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंस इलेक्शंस ऑफ इंडिया विल बी पॉसिबल। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा यह इलेक्शंस करवाए जाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस रहेंगे, तो ये एक अपने आप में अच्छी बात है। साथ ही में ऑल सेंट्रल लॉज विल बी एप्लीकेबल। जो हमने शुरुआत में बात की कि यहाँ आमतौर पे केंद्र सरकार के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं वो यहाँ नहीं लगते थे, मगर अब इसका जो विशेष दर्जा है वो खत्म हो गया। अब ये राज्य मिटकर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए, तो यहाँ अब सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कानून है वो यहाँ लागू होंगे। प्लस तीसरा इसका महत्व जो मैंने अभी बात की, और मेरा निजी मानना भी है कि भावनात्मक रूप से कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाने में ये कानून बहुत ही अहम भूमिका अदा करेगा, भावनात्मक रूप से। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। और चौथा मुद्दा, जैसे हमने देखा कि ऑल सेंट्रल लॉज विल बी एप्लीकेबल, तो यहाँ लैंड ओनरशिप एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी तेजी से यहाँ इस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, और इसका लाभ यहाँ के वतनियों को, यहाँ के रहने वालों को तो मिलेगा ही, साथ ही में एंटायर कश्मीर को मिलेगा, और उसका लाभ पूरे भारत को मिलेगा। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। साथ ही में अगर आज के दिन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल भी माननीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा संसद के लोकसभा गृह के पटल पर रखा गया है, और इसके ऊपर भी चर्चा संभवतः संसद के अगले सत्र में होने वाली है, और जिसके तहत अभी भी जो कुछ सेवाएं, जो कुछ चीज़ें जो रह गई है जम्मू एंड कश्मीर को देने में, वो अब देने का प्रयास इस अमेंडमेंट बिल के द्वारा, सरकार के द्वारा हो रहा है, जिसके तहत ऑल इंडिया सर्विसेज, जिसे अखिल भारतीय सेवा के नाम से हम लोग जानते हैं, जो आर्टिकल 312 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 312 है, उसके अंतर्गत जो ऑल इंडिया सर्विसेज है वो भी वहाँ एक्सटेंड करने की बात जो है वो हमारी सरकार के द्वारा हो रही है। तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट संभवतः हमारे लिए रहेगा, कश्मीर के लिए रहेगा। तो आज के इस पूरे लेक्चर में इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल बटन दबाएं ताकि हमारी अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही में हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महत्वाकांक्षी छात्रों तक हमारा यह जो वैल्यू रिच कंटेंट है वो पहुंचे, और वे लोग निःशुल्क अपने घर बैठकर सनदी सेवाओं की व अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर सके। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग मिलेंगे अगले सप्ताह में अगले कानून के साथ, अगले अति महत्वपूर्ण कानून के साथ, जिन्होंने भारत के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो। तो मिलते हैं अगले सप्ताह में, तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ पॉइंट यूपीएससी।